हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ फिर से कि आप अच्छे ही होंगे, ठीक है। और इसी पिछले वीडियो में आपका अच्छा खासा सपोर्ट और प्यार मिला, तो इसी तरह से आप कंटिन्यू बरकरार रहिए। अब केमिस्ट्री सिलेबस के बाद हमें स्टार्ट करेंगे टॉपिक बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल से। यदि आप नीचे लोअर क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है, पेशेंस नहीं खोना है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, कहीं स्किप नहीं करना है। और दूसरा, आपको लगे कहीं कि लिखना चाहिए तो 100% आप पेन पेपर लेकर बैठो। यदि आप पढ़ने के लिए बैठे हो तब, क्योंकि कई सारे टास्क होंगे, कई सारे आपको अभी तुरंत बना के दिखाने हैं, तो पेन पेपर लेके बैठेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। या आपको लगे कि कहीं कुछ ऐसा छूट रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आपका सेशन आज का स्टार्ट होता है। आज लिखा हुआ मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड मोल। ये आज आप लोग को टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। पहला टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने के लिए उससे पहले आपको मॉलिक्यूल के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ओके। यह हमारा मेटर जो बनता है किससे है? बहुत सारे मॉलिक्यूल के ऐड होने से, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ऐड होने से, ठीक है। यहाँ पर मैं एमओ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो हमारा मेटर यानी पदार्थ बनता है। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? बहुत सारे एटम ऐड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बहुत सारे परमाणु ऐड होते हैं, ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे एटम ऐड करते हैं, कंफर्म ना? एटम को ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो मेटर, ठीक है। तो ये आप लोग तमाम तथ्य को याद रखेंगे, कहीं कुछ नहीं है। जैसे कि आप जब क्लास जाते हैं लोअर क्लास में पढ़ने के लिए, टीचर आपको कहता है चौक लेते हो, बहुत सारे बच्चे एक्साइटमेंट होकर जाते हैं चौक लाने जा रहे हैं, वो टीचर मान लेते हैं, जाते हैं चौक लेकर आते हैं। या तो आपको पेंसिल वाला मिलेगा या टुकड़ा वाला मिलेगा, दोनों में से कोई चौक लेकर आते हैं और उसको बोर्ड पे क्या कहता है, लिखा जाता है। तो लिखने के दरमियान क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो चौक का छोटा छोटा कण टूट के निकलता है। यानी चौक जो हम देख रहे हैं वो हमारा पदार्थ है, छोटा छोटा कण, एकदम महीन कण जो गिर रहा है वो हमारे अणु है, और वही महीन कण के छूटने से वो हमारा चौक बना था। अब जो महीन कण हम देख रहे हैं चौक का, उसका सूत्र होता है CaCO3। अब इसमें देखेंगे क्या क्या है, इसमें कई सारे परमाणु हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे परमाणु की जो संख्या होती है ना वो नीचे लिखा रहता है, ये परमाणु की संख्या है। तो कैल्शियम का परमाणु एगो, कार्बन का परमाणु एक और ऑक्सीजन के परमाणु 3। यानी कि चूना के एक अणु में कुल 5 गो परमाणु है। किसका किसका? तो कैल्शियम का एक, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का 3, कुल मिला के 5 परमाणु। समझ आ गया ना? ठीक है। इस तरह से 5 गो परमाणु जुटा है, 5 गो परमाणु जुटा है तो आपका अणु बना है, और कई सारे कण जुटे हैं तो हमारा पदार्थ, ठीक है। इसको फिगर थोड़ा समझिए। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा चौक है, ये टुकड़ा वाला चौक है, और इसको लिखने के बाद इस तरह से आपका डस्ट बन जाता है। ये इसको डस्ट में बदल लेते हैं और इसके एक डस्ट कण का एक कण को निकालते हैं और इसका सूत्र होता है CaCO3। अब एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 इसमें क्या, ऑक्सीजन है। समझ आ गया होगा सबको? यानी अणु के छोटे पार्टिकल्स को हम लोग परमाणु बोलेंगे, और ये पदार्थ के छोटे पार्टिकल्स को अणु बोलेंगे। पदार्थ के छोटे पार्टिकल को अणु, अणु के छोटे पार्टिकल को परमाणु। दैट्स क्लियर? यहाँ पर लिखा हुआ पदार्थ के छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे, और अणु के छोटे पार्टिकल को क्या बोलेंगे, परमाणु, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स, एटम एटम एटम, कई सारे एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, और जितने भी एटम होंगे, जितने भी परमाणु होगा, सबको कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में कुछ को लिख देता हूँ जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। लाइक दैट कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, ठीक है। और ये वैल्यू कुछ का दोगुना होता है, और कुछ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते हैं तो उसका वैल्यू ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना पूर्णांक में, और जो पीरियडिक टेबल है उसमें पॉइंट दिया हुआ, तो नॉमिनिकल बनाने में पूर्णांक में ही यूज किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन होंगे जो 0.5 होगा, जैसे 0.6 होगा तो एक आगे बढ़ जाएगा, 0.4 होगा तो वही डिजिट रह जाएगा, लेकिन 0.5 जो होता है वो मिड होता है तो उसको 0.5 में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा एक्सेप्शन है 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है,
चलो अब लाइक एटॉमिक स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं पहले हीलियम के बाद लिथियम का 7, ओके, जिसको याद होगा 40। इसी तरह से आगे आप लोग को 30 तक बढ़ाना, और जो बच्चे चाहते कि शानदार पीटी पीरियडिक टेबल और उसमें एटॉमिक मास हो, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा पीरियडिक टेबल को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको इतना याद रखिएगा, काफ़ी इतना याद रखिएगा, आपको 60% लगभग नॉमेरिकल बन ही जाएगा, ठीक है। और यदि आप 30 तक याद करते हो तो लगभग 80% आपका बन जाता है। कई का है ये 1 से 30 तक कई सारा तत्व ऐसा है जो क्रियाशील होते हैं, तो क्रियाशील वाला ज़्यादा यौगिक बनाता है तो ज़्यादा नॉमेरिकल उस पर आता है, और जो कम बनाता है उस पर कम में रहता है, तो इसलिए 80-90% आपका 30 तक बन जाएगा। तो अब फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जितने भी परमाणु हैं वही सभी परमाणु का कुछ न कुछ वेट होता है, सबका कुछ न कुछ मास होता है, जो कि हमारे आंख से दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। तो बात करते हैं, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें एटम की संख्या 1 होगा तो उसको मोनो एटॉमिक बोला जाता है, लेकिन एटम की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होगा, याद रखिएगा 2 या 2 से ज़्यादा होगा। अब एक वाला कौन होगा? एक वाला हो सकता है वर्ग 18 के सभी तत्व होंगे इसमें, ठीक है, तो वो मोनो एटॉमिक होता है। आप देखेंगे और कौन कौन होते हैं इसके अलावा? इसके अलावा आपका मेटल होता है। मेटल जब भी रहेगा ना तो वो आपको क्या रहेगा लिखा हुआ, उसके नीचे 1 हमेशा रहेगा, ठीक है। मेटल जितने भी होते हैं वो उसके नीचे हमेशा 1 साइलेंट रहेगा। और क्रिया गैस 6 होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम, उसके नीचे 1 लिखा हुआ होता है। तो ये सभी मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी वो एक अणु वाला परमाणु है। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु रहेगा तो अणु बोलेंगे, ओके। कितना? 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु रहेगा तो उसको हम अणु बोलेंगे। अब चलो दूसरा देख लो, जैसे अब यहाँ 2 हम ले लेते हैं NaCl, तो Na का देखो परमाणु की संख्या नीचे रहेगा लिखा हुआ, ये परमाणु संख्या, और अणु की संख्या आगे रहता है लिखा हुआ, ठीक है। अणु हो गया, मोल हो गया, आयतन हो गया, वो सब आगे रहेगा लिखा हुआ। अब चलो फटाफट बताओ, एक अणु में क्या परमाणु है? 2 ठो। किसका किसका? सोडियम का एगो, क्लोरीन का एगो, 2 ठो परमाणु हो गया। अब दूसरा देख लो CO2। अब इसके आगे भी हम क्या कर देते हैं, एक ले लेते हैं CO2। एक अणु में कुल 3 परमाणु, कैसे? कार्बन का एगो, ऑक्सीजन का 2, 2 1 3 हो गया। दूसरा जो सब देख लो, ठीक है, HNO3। अब तुम लोग बता दो इसमें टोटल क्या है, तुम लोग बताते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो NaOH, तो ये तुम लोग को समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ रहेगा अणु, ठीक, परमाणु कहाँ रहेगा? नीचे। तो एक क्या रहता है, एक साइलेंट रहता है, एक खुद से भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अणु में परमाणु की संख्या। तो देख रहे हैं एक अणु में कई सारा परमाणु हेड है, और किसमें केवल एक ही होता है, तो वो वर्ग 18 के तत्व केवल एक होगा, या मेटल में केवल एक होगा। जैसे देख लीजिए Zn देख लीजिए, Fe देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए, हीलियम देख लीजिए, नियॉन देख लीजिए, आर्गन देख लीजिए, सब क्या मोनो एटॉमिक है। इस सब के बारे में आपको कम चर्चा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी सब में चर्चा कीजिएगा। तो चलो गाइस, अभी आप लोग को बताएंगे अणुभार के बारे में, ठीक है। आणविक द्रव्यमान, जिसको मॉलिक्यूलर मास भी बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक मास याद रखना चाहिए। जैसे आप पानी पीते हो ना, कह देगा उसका एटॉमिक मास, पानी पीते हो ना, कह देगा उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो केवल पीने से नहीं, कैलकुलेट करने से आपको पता चलेगा। तो लेते हैं H2O, हाइड्रोजन का कितना होगा परमाणु भार। अभी तुरंत आप एक स्लाइड में जाइए, हाइड्रोजन का देखिएगा कितना, 1, और ऐसा हाइड्रोजन कितना है, 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फिर ऑक्सीजन का भैया हमारा हम जहाँ भी आएंगे वो मेरे लिए 16 रख देना, हमारा भार 16 ही होता है। तो सभी का भार अलग अलग है, और सभी के भार को हम यूज करेंगे आणविक द्रव्यमान अनुभार में, मॉलिक्यूलर मास में। चलो तब यहाँ लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन कह रहा है 1, और 1 गुना 2, ऐसे हाइड्रोजन 2 है। दूसरा ऑक्सीजन कितना 16, दोनों के बीच में प्लस, निकल गया 18 U। पहले ये आपका न्यू सिस्टम है, ये नया मात्रक है इसका। ओल्ड क्या है इसका AMU, ठीक है, इसका बारे में डिटेल्स बता चुके हैं, ठीक है ना। फिलहाल AMU, एटॉमिक, एक AMU, A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई को AMU लिखा जाता था। अब क्या लिखा जाता है, केवल U, इसको हटा करके अब U लिखा जाता है। इसका मतलब होता है यूनिफाइड या मानक। तो AMU का पूरा होगा एटॉमिक, ठीक है, M का मतलब हो जाएगा मास, ओके, और U का मतलब हो जाएगा यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो सिस्टम है आपका कैसा सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, पुराना पद्धति है। अब न्यू जनरेशन वाले, न्यू
नया नया चीज पढ़ते हैं तो न्यू जनरेशन इसको MU को हटा करके केवल क्या लिखा गया, यू, यूनिफाइड इसको हम लोग मानक बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज का स्टैंडर्ड यदि होता है तो उसको हम लोग मानक ही बोलते हैं, और वो मानक आपका यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पर यू फॉर यूनिफाइड, और वो मानक जो एटॉमिक मास का एक यूनिट होता है, यानी मात्रक होता है। अब यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया हो। तुम लोग ये बताना कि इसको कब हटाया गया था, जो बच्चे पढ़े वो सब बता देंगे, और किसके द्वारा हटाया गया था एमयू, क्वेश्चन छोड़ के जा रहे तुम लोग बता देना कमेंट सेक्शन। अब जैसे देख लो CO2 की हम बात करेंगे तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन करा भैया हम जहाँ भी जाएंगे मेरे लिए तुम 12 ही यूज करना, तो 12 ज़्यादा मतलब तो गलत हो जाएंगे, और ऑक्सीजन हमेशा करा 16, ठीक है। आप इतना याद रखो ना, मैक्सिमम बन जाएगा इतना नहीं, ठीक है। तो आप चलते हैं, कार्बन के लिए आप यूज करेंगे 12 और ऑक्सीजन के लिए यूज करेंगे 16, ऐसे ऑक्सीजन 2 टो, अब कैलकुलेट करने की हो जाएगा 44 यूनिट, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से हम देखते हैं NaOH, और एक तो बात और याद रखिएगा, कैपिटल के बाद जो स्मॉल होते हैं वो एक ही तत्व का संकेत होता है, और लेकिन कैपिटल के बाद और स्मॉल के बाद जो कैपिटल होते हैं वो दूसरा होता है, ठीक है, याद रखिए इसी को। तो यहाँ पर लिखिए Na एक ही है, सोडियम जिसका 23 होता है, और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के जो 40 U। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ये सभी नॉर्मली है, नॉर्मल वाला आप लोग को कुछ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर, लग जाए कि आपको बना लेना है HNO3 का, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना आपको। H2O2 का, H2SO4 का, ओके, Na2CO3 का, ग्लूकोज का क्या होगा C6, H12O6, मीथेन गैस का CH4 होता है, ठीक है। आप चलो शुगर का क्या होता है C12, H22O11 होता है, ठीक है। और उससे वो यूरिया का क्या होता है NH2, CONH2, एसिटिक एसिड का CH3, COOH। आप लोग ये सिंपल वाला इतना बन जाएगा, और बना करके जो बच्चे से बन जाएगा कमेंट सेक्शन जरूर जवाब देना। कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आता है तो हमें लग रहा कि आप लोग वॉच कर ले, जितने भी बच्चे हैं देते हैं, कुछ जरूर देते रहिए, ठीक है। हमेशा चलो अब दूसरा तरीका दिखाते हैं, इसका भी मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, लेकिन ये अलग होते हैं। जैसे दे देगा आपको CaOCl2 × 12H2 दे देगा, निकालें, ओके। कैसे निकालोगे इसका, है ना, बहुत आसान है, ठीक है। पहले तो ये तुम लोग समझ लो, ये जो इंटू इसका मीनिंग क्या होगा, याद रखो Ca में होता है, इंटू में ही होता है, O होता है, इंटू में होता है, Cl2 होता है, इंटू में ही होता है, यहाँ पर भी इंटू ½ है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ इंटू था हमने क्या ऐड किया, प्लस भी ऐड किया था, यहाँ पर भी आपको प्लस ही ऐड करना होगा, तो Ca का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ओके। और ये किसका, कार्बन ऑक्सीजन का आपका 16 हो जाएगा, और Cl2 एक Cl के लिए 35.5, तो 2 के लिए 71 हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी इंटू है तो प्लस ही लिखेंगे, हाफ H2O का नहीं निकालेंगे, निकाला हुआ नहीं निकालेंगे, निकाला हुआ उसका 18 होता है, लिख देंगे। आप कैलकुलेट करें तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका 136 U हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर लीजिए 18, 60, 96 प्लस 40 136, ठीक है। अब इस तरह का आप लोग को निकालना है। अब जैसे देखें इसी तरह के और देते हैं आपको FeSO4 × 7H2, ओके, हरा कैसे इसको बोला जाता है FeSO4 × 7H2। तो आप लोग इसका कैसे बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको Fe का देखना, ठीक है। Fe का कितना होता है 56, प्लस S का कितना होता है, जरा से चेकआउट करो, S का 32, और ये O का कितना होता है, O का 16, तो ये हो जाएगा 64, 4 है ना, 64 हो जाएगा। अब देखिए इंटू है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ भी इंटू था तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ अंक कितना है 7, और H2O का कितना होता है 18, यहाँ इंटू था ½ H2O था, हाफ कर दिए, यहाँ 7 तो इंटू 7H2O कर देंगे, 7 इंटू H2O की जगह 18 कर देंगे। कैलकुलेट कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 12 2 बाकी 1, ये 6 3 9 10 5 15 152 प्लस ये हो जाएगा आपको 126, ओके। अब जरा से इस सबको ऐड कर लीजिए, इस सबको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 2 7 7, ये हो जाएगा 1 इतना आपका आंसर, ठीक है। कहानी खत्म। इस तरह का आप लोग को कुछ देखते जा रहे हैं, आप लोग को उसको ही बनाना है। नेक्स्ट Na2CO3 × 5H2O, ठीक है, बन जाएगा, ओके। बना के तुम लोग जवाब देना, ठीक है। CuSO4 × 2H2O, ओके, NaHCO3 ×
2H2O। आप लोग ये तीनों पाना के जवाब देता। तो ये दूसरा टाइप है, इंटू में था, इसको हमने दिया। अब एक तीसरा टाइप और कभी कभी आपको दर्शन देगा, ठीक है, वो होता है होल में, वैलेंसी अलग होती है तो वो होल में चलाता है। जैसे यहाँ पर दे देगा CaOH का होल टू कैलकुलेट करने के लिए आप लोग खुद से भी कर सकते हो। जो बच्चे समझ को खुद से कैलकुलेट करके बता दो क्या क्या आएगा। Ca का कितना होता है, कैल्शियम का वेट कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 रख लेंगे। उसी तरह से आप ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या, ऑक्सीजन का कितना रखोगे 16, मैंने रख दिया, वो लोग भी रख लेना, ठीक है, होता ही है, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना 1 इंटू कितना 2। अब कैलकुलेट तुम लोग करो कितना हो जाएगा 40 प्लस 70 इंटू 2। कैलकुलेट कर लो इसको, 40 प्लस 34 इज इक्वल टू 74 यू, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। इस तरह का भी आप लोग को कुछ होते हुए जा रहा है। ये 3 टाइप का रहेगा इसमें, AlOH का होल 3, ठीक है, AmGOH का होल 2, ओके, CO ये कोबाल्ट है, CO याद रखिएगा, CO ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कोबाल्ट है, ठीक है, CO NH3 का होल 2, ओके। आप लोग ये 3 बना करके सही बच्चे कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, अब आप लोगों को करा दूसरा टॉपिक परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज मैथ में पढ़िए, फिजिक्स में करिए, कितना में कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा 100 में, हमेशा 100 में कैलकुलेट किया जाता है। A प्लस B, ठीक है, ये दोनों आपको मिलेगा तो हमेशा ही होगा, बिकॉज परसेंट का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों 100, ठीक है। इसमें से किसी एक का दिया रहे तो दूसरा का निकाल लेंगे। सपोज दैट B का दिया हुआ तो मैं A का निकाल सकता हूँ, जैसे ना उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि 3 एलिमेंट दिया हुआ है, कंपाउंड में 3 तत्व हैं, क्या क्या है, A है, B है और C है, तीनों मिला के क्या होगा, तीनों मिला के आपका 100 ही होगा। अब जरा सा इसको कैलकुलेट करो, कैसे, किसी एक का निकालना है, किसी एक का निकालना तो पहले आपको 2 का मालूम होना चाहिए। मान लीजिए A और B का निकालेगा तो हम C का निकाल सकते हैं, कैसे, इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस A प्लस B। ये टेक्निक है निकालने का। चार्ट हो जाएगा 3 का निकालेंगे, उससे जाकर माइनस, या तो हम फॉर्मूला पर चलेंगे, नहीं तो ऐसे चलेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा सा चेक करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका, परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यहां पर जरा सा देखिए, चेक करने वाली बात क्या है कि जिसका निकालना है ना, जिसका निकालना होता है उसका एटॉमिक मास रखना पड़ता है। अब बाई हो जाएगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। आपको इतना आपको याद रखना, कुछ करना है नहीं इसमें, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर देखो करा मोलर मास, अभी तुरंत आप लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़े, उसी को मोलर मास बोलेंगे। तो जब तक आपको मॉलिक्यूलर मास क्लियर नहीं होगा इसमें आपको दिक्कत आए, ठीक है। तो इसलिए पहले तो उसको अच्छे से देख लो। जो बच्चे यहाँ तक कंटिन्यू, उसको 1% दिक्कत ना, मैंने क्या बोला 0 से भी 0 लेवल में, जो बच्चे 9-10 का भी देख रहे हो ना उसको भी समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दे रहे हैं CH4 मीथेन गैस है। तो पहले क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो C का बताओ कितना होता है, C का होता है 12 रख लेंगे, और H का कितना होता है, 1 H का 1 तो 4 H का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH4 इज इक्वल टू 16। ओके, एकदम कंटिन्यू। अब देखो इसमें किसी एक का निकलना है, तो यहाँ पर आपको चूंकि द्वियक है तो दो है, किसी एक का निकालिए, दूसरा का ऑटोमेटिक निकलेगा। इस फॉर्मूला के आधार पे निकालिए तो हो जाएगा परसेंट ऑफ C, परसेंट ऑफ C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे एलिमेंट ऊपर में है, एलिमेंट है यहाँ पर, एलिमेंट को ऊपर में रखा गया, कंपाउंड को नीचे रखा गया। तो एलिमेंट के रूप में किसका निकाल रहे हो, C का ना, तो C को ऊपर रखो, कंपाउंड को क्या रखो नीचे रखो, इनटू क्या कर दो 100 कर दो, क्लियर। अब चलो C का कितना होता है 12 बाई क्या हो जाएगा 16 इंटू कितना 100, क्लियर है ना। अब दूसरा देखो, इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा हमारा 3 4 से, ये हो जाएगा 4 4 से, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 75%। 75% कार्बन रहता है किसमें, CH4 में, मीथेन गैस में, जिसको हम लोग जलाते हैं। अब बताओ H कितना होगा, H4 परसेंट ऑफ H4 कितना होगा 100 माइनस परसेंट ऑफ C, परसेंट ऑफ C कितना निकला 75, माइनस कर दो निकल जाएगा, ठीक है। 100 माइनस क्या कर दो
75 कर दो, 25% हाइड्रोजन होता है CH4 में। अब कहोगे सर हम उस तरह से निकालेंगे, तो निकाल के चेक कर लो। इसका सेकेंड मेथड कैसे, परसेंट ऑफ H4 इजिकल टू क्या होगा, H4 बटे CH4, जैसे मैंने यहाँ लिखा है उसी तरह से यहाँ लिखो। H4 का निकाल है तो क्या हो जाएगा, H4 बटे CH4 इंटू 100। क्लियर। अब एक हाइड्रोजन के लिए एक होता है तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4, और CH4 का निकाले हो तो कितना 16, रख दो 4 बटे 16 गुना 100, 4 बटे 16 गुना 100। वैसे भी कैलकुलेट किया तो एक ही हो जाएगा, 4 कैलकुलेट करें कितना 25%। समझ में आ गया। या तो तुम दो रहेगा, एक का निकाल लो 100 माइनस कर दो निकल जाएगा, या दोनों तुम इस तरह से निकालो, एज यू लाइक, तुम जैसे निकाल सकते हो। ये 2 वाला हो गया। यदि ये 2 वाला आपका हो गया तो आपको कुछ यहाँ पर हम दे रहे हैं बनाने के लिए, और आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा यदि यहाँ तक है तो यहाँ देगा H2O का, जो आप लोग पानी पीते हो, किसी से सवाल डाल देना, ठीक है। H2O का। दूसरा, मछली जल में जिंदा रहते हैं, समझते हो क्यों, ये पानी में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, इसके अलावा ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, तो ये पानी में ऑक्सीजन कितना % है वो आप लोग को बता देना। दूसरा, हम लोग श्वसन क्रिया में छोड़ते कौन से, CO2 में हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन निकल रहा है हमारे बॉडी से वो आप लोग को बताना है, ठीक है, इसका %। अब एक और आपको एक दे रहे हैं NH3, ये आप लोग को 3 को बना के दिखाना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे 3 वाले के लिए। 3 वाले के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, HNO3, ओके। HNO3 3 है, किसी 2 का निकालना है, और किसी 2 का निकाल करके उसमें क्या करेंगे 100 माइनस कर दें, तीसरा निकलेगा, तुरंत आपको बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसका अणु R निकालेंगे, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास निकालें, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। सबका कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 63 हो जाएगा, ओके। अब ये हमारा निकल गया तो अलग अलग करके निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालें, नाइट्रोजन का निकालेंगे, फिर आप O3 ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं। तो चलो निकालते हैं। परसेंट ऑफ H इज इक्वल टू H बटे HNO3, ठीक है, H बटे HNO3 इंटू 100। कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 1 बटे 63 गुना क्या चाहिए 100। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे क्या चाहिए 63, ओके। कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, ठीक है। अब 100 में डिवाइड करेंगे 63 से, तो ये 77 आएगा ना, 37 इंटू 0 तो हो जाएगा आपका ये हमारा, तो 5 टाइम में लग जाएगा, ठीक है, 5 टाइम में आराम से लग जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, और कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका क्या होता है आप लोग। नेक्स्ट अब देखते हैं परसेंट ऑफ, दूसरा किसका परसेंट ऑफ N, परसेंट ऑफ है नाइट्रोजन का, क्या निकालोगे फॉर्मूला बताओ, N बटे HNO3 इंटू 100। अब तुम लोग बताओ N का कितना रखोगे, फटाफट बताओ। N का 40, इसका 63 इंटू 100, कैलकुलेट कर लो 1400 बाई 63, कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा। IOP आपका 630 है, सॉरी ये 2.2 हो गया, ठीक है, 126 और 40, ये 22.22 आते रहेगा। अब ये दोनों को जोड़ लेना है, ये दोनों को जोड़ना है, तो परसेंट ऑफ किसका O3 का कैसे होगा बताओ, 100 माइनस किसका परसेंट H प्लस N, ठीक है। H का निकालोगे, N का निकालो, माइनस कर दो, निकल जाएगा। इसी तरह से आप लोग को हम छोड़ के जा रहे हैं, बनाना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को जो छोटा छोटा बनाने फटाफट से आप लोग बना दिखाइएगा। CaCO3 एक बना लेना है। दूसरा आप लोग को इसमें आप देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, Na2SO4, ठीक है। अब इसमें टिक लगा देते हैं आप, जिसमें टिक रहेगा उसी का केवल निकालना है, ओके, दूसरा मत निकालना है। तीसरा देख लो, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें आपका निकालना है, ये दोनों ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यूरिया का क्या होता है NH2 CO NH2, इसमें किसका निकालना C का, तो जिसमें टिक लगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकाल के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, चलो एकदम सही टेक्निक से आप लोग यूज करो पढ़ाई को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम तीसरा टॉपिक चलेंगे मोल में, ठीक है। कुछ नहीं है, मोल कंसेप्ट।
तो मोल के बारे में बहुत विस्तार से आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है। इसमें कुछ करना है नहीं, इसका जो फॉर्मूला उसको लेमिनेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये बता दें, 1 मोल एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। 1 मोल एनटीपी पर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यदि ml होगा तो ये 22,400 ml होगा, और लीटर में होगा तो 22.4 लीटर होता है गैस, ठीक है। लेकिन आपको कोई पार्टिकल पूछ दे तो पार्टिकल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये पार्टिकल होता है, इतने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में, ठीक है। और 1 मोल में गैस का आपका वॉल्यूम इतना होता है। तो ये हमारा निकल गया पार्टिकल, और ये निकल गया हमारा वॉल्यूम। अब इसमें 3 तरह के मेन पार्टिकल होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा होता है। 3 तरह के पार्टिकल कौन कौन होते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मोल को समझो, एकदम तरीका समझो। पहले मोल के बारे में कुछ पॉइंट आप लोग को पता होगा। यदि हम बिना अंक के साथ लिखे, ठीक है, जैसे यहाँ बोलेंगे 5 मोल तो ऐसे लिखा जाएगा, बोलेंगे 2 मोल तो ऐसे लिखा जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? जब अंक के साथ लिखा जाता है तो इसका गायब हो जाता है, और जब ऐसे लिखा जाता है तो इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये लिखने का इसका टेक्निक है, शॉर्ट आउट। मोल का शॉर्ट MOL, लेकिन इसका पूरा MOLE, ठीक है। आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हटा दो। आप इस समझ में आ गया हो अंक के साथ कैसे लिखना है, बिना अंक के साथ। अब देखिए पहला इसका पॉइंट आपको बता रहे हैं। मोल जो है ना आपका 7th बेस यूनिट है। कौन सा? मोल 7वां आधारी मात्रा के, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, 7th बेस यूनिट, इसको फंडामेंटल यूनिट ही बोलेंगे, ठीक है। इस पदार्थ की अवस्था का होता है, ठीक है ना, 7वां आधारी मात्रा का। तो दूसरा मोल आपका ग्रीक वर्ड है, ओके। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है, जरा से चेक करो। इसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें कितने कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और किसके किसके होते हैं उसको जरा सा समझेंगे, ठीक है। इसमें कई तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? अभी आप देखे थे बैक साइड में जो स्लाइड था, एटम लिखा हुआ था, या मॉलिक्यूल जिसको आप अणु बोलते हो, ठीक है, या आयन जो प्लस माइनस होता है, या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या कंपाउंड के पार्टिकल, ठीक है। इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये सभी पार्टिकल हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान ले जाए ये एक ग्लास है, ठीक है। ये इसी तरह का हम 1-2 और ग्लास बना लेते हैं। अब इस ग्लास में क्या करते हैं, कैपेसिटी देखते हैं। अब सेम टू सेम सब है, ठीक है, सेम टू सेम सब ग्लास है। इसकी कैपेसिटी भी 200 ml लिक्विड के लिए, इसकी भी कैपेसिटी 200 ml लिक्विड के लिए, इसकी भी कैपेसिटी कितना 200 ml, सेम टू सेम है तीनों के लिए। कोई लिक्विड रखेगा तो 200 ml आएगा। अब हम लिक्विड अलग अलग लेते हैं, तुम लोग दिमाग लगाओ। 3 वो लिक्विड अलग अलग, दिमाग लगाओ। 3 वो लिक्विड अलग अलग, दिमाग लगाओ तुम लोग, ठीक है। इसमें चलिए हमने एक लिक्विड को भर दिया एक कलर से, इसमें एक लिक्विड को भर दिया कुछ और कलर से, ठीक है। और भी लिक्विड लेते हैं, इसमें एक और कलर देते हैं, ठीक है। इसमें दे दिए कुछ लिक्विड अलग कलर से। अब आप लोग देखिए हम अलग अलग लिक्विड क्या लिए उसके बारे में बता दें। इसमें हम लिए ऑयल, तेल, ठीक है। अब दूसरा तरह से चेक करो, इसमें हम लिए मान लो ऑयल, इसमें मान लेते हैं वाटर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम ले लिए मिल्क को, ऐसा हम ले लिए। क्या ये तीनों सेम टू सेम है? ये सुनो बताना आपको। क्या ऑयल का गुण वाटर से मिलेगा? क्या वाटर का गुण मिल्क से बनेगा? नहीं ना। लेकिन तीनों का क्वांटिटी क्या है? सेम टू सेम है। तीनों देख रहे हैं एक ही टाइप का ग्लास है, और तीनों में कितना क्वांटिटी, कितनी मात्रा है? 200 ml है। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चेंज क्या होगा? ये पार्टिकल चेंज होगा। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस मिल्क को हटाते हैं, वाटर को हटाते हैं, ऑयल को हटाते हैं, और ये 200 को भी हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, सबको हटा देते हैं। अब सबको हटाए तो इसमें है क्या चीज उसको जानना, इसमें कितना कण है उसको जानना है, इसमें कितना कण है उसको जानना है। अब देखेंगे इसमें 1 मोल कण है एटम का, इसमें भी 1 मोल कण है किसका? मॉलिक्यूल का, ठीक है। इसमें फिर एक जो बनाते हो, इसमें 1 मोल कण है किसका? आयन का। ये 3 चीज अलग अलग है, लेकिन तीनों एक के मोल है। तो भैया कह रहा है कि इसमें जो पार्टिकल्स होगा ना वो फिक्स पार्टिकल्स होगा। इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होगा, चाहे तुम जिसका ले लो, चाहे तुम जिसका पार्टिकल लो, एटम का ले लो, मॉलिक्यूल का ले लो, आयन का ले लो, इलेक्ट्रॉन का ले लो, जिसका ले लो वो फिक्स है 1 मोल में।
सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब तुमको बताओ, एक मोल में आयन कितना होगा, एक मोल में अणु कितने होंगे, एक मोल में परमाणु कितने होंगे। कहानी क्लियर, सबके कणों की संख्या फिक्स 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, अब चलते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए। पहला मास इन ग्राम, ठीक है, पहला मास इन ग्राम। यदि आपको मास पता है, और दूसरा होना चाहिए आपको मॉलिक्यूलर मास। अभी जस्ट आप लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर मास। ये दो चीज पता आपको रहेगा तो मोल से रिलेटेड जितना भी चीज आपको रहेगा निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज को देखिए, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, मास इन ग्राम रहेगा, मोल को कैलकुलेट करना, मोल को कैलकुलेट करने के बाद जो कहे निकालने के लिए फटाक से निकालना। एक मोल में हमको पता है इतना होता है, तो 2 मोल में 2 गुना, 3 मोल में 3 गुना, 4 मोल में 4 गुना, हाफ मोल में हाफ गुना, 0.1 मोल में 0.1 गुना, जितना से कहेगा उतना। अच्छा 5 मोल में कितना हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में 5 मोल में हमने सवाल किया आपसे। तो अब यहाँ पर देखेंगे 1 मोल पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6.022 × 10⁻23। एक मोल में कितना कण, इतना कण होगा। दूसरा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, अब चेक करो यहाँ पर करा, ये दोनों बेचारा एक के मोल दिया गया। एक मोल में आप यदि पार्टिकल निकालोगे तो इतना होगा, 1 मोल में वॉल्यूम निकालोगे तो इतना होगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन एक वॉल्यूम के लिए एक पार्टिकल के लिए, एक वैल्यू पार्टिकल के लिए दूसरा वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिख लेना, आज ड्राइव करना कुछ फार्मूला को। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, ग्राम में भार बटे अनुभार। ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। आप इस फार्मूला को लिख लो, मॉलिक्यूलर मास। जब तक आपको यह फार्मूला पता नहीं रहेगा तब तक आपको दिक्कत होता ही रहेगा, इसलिए इस दिक्कत को ही खत्म कर दो। जहां से दिक्कत हो उस दिक्कत को ही हटाओ। ठीक है, अब तुमसे कह देगा बताओ कि मास इन ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, मास इन ग्राम। आपको ग्राम में भार निकालना तो क्या करोगे, सिंपली इधर ही भागा इधर आके गुना हो जाएगा, है ना। इसको हटा देगा, इधर हटो, तुम निकल जाओ दूसरा साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ, मोल इंटू क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। फटाक से निकाल दिया, चलो निकल गया मास इन ग्राम। लेकिन इससे एक और फार्मूला क्रिएट हो सकता है, कौन सा, मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछ दे। ओके, मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछ दे तो आप क्या बताओगे, फटाफट से चेक करो। इधर ये इंटू में, इधर आके डिवाइड में, ये डिवाइड में, इधर आके इंटू में, केवल क्रॉस करना है, तो क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम नहीं बटे क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा मोल। ओके, यदि इस तरह से करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकल जाएगा। तो ये एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकल गया। ओके, चलो तो तुम लोगों को इतना याद रखना है, तब कल इस पर हम विस्तार से क्लास लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताना, और यहाँ तक सही बच्चे को रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोल का कल नॉमिकल चलेगा, लेकिन उससे पहले आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, और मोल से रिलेटेड आपको जो पॉइंट छोड़े उसको बताना है कमेंट सेक्शन में। जितना भी बच्चे वॉच कर रहे हो कंटिन्यू, ठीक है, आप जवाब दो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को तुम लोग जरूर जाके आज ही सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल का नाम है ग्लोरियस ई लर्निंग, ग्लोरियस ई लर्निंग। आज ही जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आज ही जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। ठीक है, और वहां पर आपको टास्क दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए आपको थैंक यू।